राधे राधे भक्तों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी ये कथाएं बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। तो मेरी कथाएं सुनने के लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिल रहा है, कृपया इसी तरह मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मैं आपके एक प्रश्न का जवाब पहले दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि ऐसे कौन से वीर थे जो रानी के महल में छुप कर बैठ गए थे और उसे पता भी नहीं चला। तो ये कुछ इस तरह के सिद्ध किए हुए वीर होते हैं। ये माता के वीर या किसी देवता के वीर होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जिनको छिपने की विद्या आती है और ये छिपकर कहीं भी बैठ सकते हैं और अपनी बात को बता सकते हैं, अपने द्वारा तरह तरह के कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने भी इसी प्रकार के 4 वीर अपने सिद्ध किए हुए थे, जो उनकी कुलदेवी ने उन्हें प्रदान किए थे। उन्हीं को लेकर वह अपने साथ चलते थे और मुसीबत पड़ने पर वह वीर उनका साथ देते थे। तो इस तरह से इस कहानी में भी वही वीर आए हैं। और कुछ कहानियाँ लोक कहानियाँ होती हैं जो किंवदंतियों पर आधारित होती हैं, जिनको हम अपने तथ्यों के अनुसार एकदम सत्य प्रकट नहीं कर सकते। इनको आप कथाओं और कहानियों के रूप में देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, हम मुँह बोली यानी जिसको अब चौबोली भी बोलने लगे थे, क्योंकि वो 4 पहर की ना बोलने की कसम खाए हुए थी, उसी रानी की अगले प्रहर की कथा आपको सुनाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य एक प्रहर की कथा पलंग से सुन लेते हैं, तब वह कहते हैं कि अरे मटके, अब तू ही बोल, आगे की प्रहर की कथा तू ही सुना, क्योंकि रानी तो कुछ बोलेगी नहीं और यह रात्रि का प्रहर काटना हमें मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर मटके में छिपा हुआ वीर बोलता है, कहता है, महाराज हुंकारा भरिए, तभी कहानी का मजा आएगा। मैं आपको 2 दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ, न्याय इसमें भी आपको करना पड़ेगा। वह मुँह बोली और राजा विक्रमादित्य दोनों ही वह कहानी सुनने लगे। अब चौबोली जो थी, सतर्क होकर बैठी थी कि इस बार मैं नहीं भूलूंगी। तभी मटके में छिपा हुआ वीर कथा शुरू करता है। कहता है, एक ब्राह्मण का लड़का और एक साहूकार का लड़का पक्के दोस्त थे। बचपन से ही साथ साथ खेलते खाते पढ़ते हुए बड़े हुए थे। उन दोनों का ही समय आने पर विवाह हो जाता है। जब वह अपनी अपनी पत्नियों का गौना कराने के लिए चलते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तब वह दोनों कहते हैं कि हम जल्दी ही यहीं इसी स्थान पर लौटते हुए मिलेंगे। जो भी पहले आ जाएगा वह यहाँ रुककर दूसरे की प्रतीक्षा करेगा। यह कहकर दोनों अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तभी साहूकार के यहाँ जाने पर वो उसकी बड़ी खातिरदारी होती है। साहूकार ने अपने बेटे के साथ एक नाई के बेटे को भी भेजा था। वह नाई का बेटा साहूकार के बेटे के साथ साथ ही रह रहा था। वह खाने जाता तो वह साथ जाता, नहाने जाता तो वह साथ जाता। अब जब यह बात ससुराल वालों को पता चली, तो उन्होंने उसकी भी पूरी आवभगत की। उन्होंने कहा कि भाई ये इसका दोस्त है, इसकी आवभगत में कोई कमी ना रह जाए कि यह जाकर हमारी बात वहाँ कहे। तभी सभी जितनी भी वहाँ पर औरतें थी, आदमी थे, बच्चे थे, वह उस साहूकार के बेटे से ज़्यादा उस नाई के बेटे का ध्यान रखने लगे। पहले उसको देते, बाद में साहूकार के बेटे को। यह देखकर साहूकार का बेटा बड़ा चिढ़ रहा था और नाई का बेटा बड़ा खुश हो रहा था। थोड़े दिन पश्चात उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। उसको बहुत सारी धन संपदा, दहेज का, दान का सामान दिया, खाने पीने का सामान दिया और विदा किया। जब वह रास्ते में आ रहे थे, तो नाई का बेटा बार बार चिढ़ाकर उसको बोल रहा था कि देखो, तुम्हारे से ज़्यादा मेरी खातिरदारी हुई है। यह सुनकर 1-2 बार तो साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं कहा, पर बार बार यही बात कहने पर जब वह कहने लगा कि दामाद से ज़्यादा मेरी खातिर हुई है, तो साहूकार का बेटा बहुत चिढ़ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा खातिरदारी हुई है तो इस पत्नी को भी तुम ही रखो, तुम ही उनके दामाद बन जाओ और मुझे जाने दो। यह कहकर उसने अपना रास्ता बदल लिया।
लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों छोड़े जाते हो, मैं इस नाई के बेटे के साथ नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चली जाओ, पर मैं तुम्हें अब लेकर नहीं जाऊंगा। यह कहकर साहूकार का बेटा तो आगे बढ़ गया और वह लड़की अपना रथ लेकर किसी दूसरे रास्ते को चल पड़ी। वहाँ दूसरा ही गांव था जहाँ वह रास्ता भटक गई थी और उसने सोचा कि वापस अपने माता पिता को जाकर परेशान भी नहीं करूँगी, कहीं रहकर अपना जीवन यापन कर लूँगी। तब वह उस गांव के बाहर ही एक घर देखती है, जहाँ वह उसकी मालकिन को बुलाकर कहती है कि मुझे अपने साथ रहने के लिए थोड़ा समय दें, इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगी। तो वह घर मालिन का होता है। वह कहती है, ठीक है, थोड़े दिन तुम यहाँ पर रुक सकती हो। इस तरह से वह माली के घर में रहने लगी। उस मालिन का काम था कि रोज बाग से ताजे ताजे फूल लाकर राजमहल के लिए सुंदर मालाएं और गजरे बनाती थी। तब वह साहूकार की बेटी, जो कि हर काम में बहुत प्रवीण थी, वह भी उसके साथ मिलकर मालाएं और गजरे बनाती थी। वह उस मालिन से भी सुंदर सुंदर तरह के गजरे पिरो कर उनको दिया करती थी। जब राजकुमार ने वो तरह तरह के गजरे और मालाएं देखी तो पूछा कि हे मालिन, पहले तो तुम साधारण से हार बनाकर लाती थी, यह सुंदर सुंदर हार बनाकर कौन देता है। तब उस मालिन ने सारी बात बता दी कि मेरे यहाँ एक सुंदर सी लड़की आई हुई है जो मेहमान है, वह ही ये सब काम करती है। तो राजकुमार का मन उसको देखने का हुआ। उसने कहा, कल अपने साथ तुम उसको भी लेकर आना। जब मालिन ने आकर उसको ये बात बताई तो पहले तो उसने बहुत मना किया, लेकिन जब मालिन ने कहा कि राजकुमार मुझे सजा देंगे तो वह उसके साथ चली जाती है। सुंदर तो वह थी ही, राजकुमार को एक ही दृष्टि में देखकर उसे पसंद आ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने राजमहल की रानी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर उसने अपनी सारी आपबीती उस राजकुमार को बता दी और बोली कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मैं अपने पति और अपनी ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। यदि वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं तो मैं उनके साथ चलूँगी, और यदि वह मुझे छोड़ देते हैं तो फिर आप जैसे चाहें वैसे करें, पर मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हामी नहीं भर सकती हूँ। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ, उनको ढूंढ लो, यदि वह तुम्हें ले जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरी रानी बनकर राजमहल में रहना। उन्होंने उसको एक बाहर महल बनवा कर दिया, जहाँ नौकर चाकर उसकी पूरी व्यवस्था कर दी। अब वह उस महल में रहने लगी, जो कि गांव के बाहर ही बना हुआ था। वहाँ रहकर वह रोज खिड़की पर बैठती, आते जाते हुए सबको देखती कि हो सकता है कोई मेरी जान पहचान का आ जाए, चाहे ससुराल से चाहे मायके से, और मैं उसको संदेश भेज सकूं। तभी इधर तो वह कहानी हुई और उधर की बात सुनिए। जब साहूकार का बेटा उस स्थान पर आकर रुक गया जहाँ ब्राह्मण का बेटा भी आने वाला था, तो वहाँ ब्राह्मण का बेटा आ जाता है अपनी पत्नी के साथ और उसे कहता है कि भाभी कहाँ हैं। तब वह क्रोधित होकर कहता है कि वह तो उस नाई के साथ चली गई है, और वह अपने ससुराल का पूरा वृत्तांत उसको कह सुनाता है। तब ब्राह्मण का बेटा कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया, अगर उसका कोई दोष होता तो बात अलग थी, पर तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो देखते हैं, अगर वह मिल जाए तो उसे अपना कर अपने साथ ले चलो, जहाँ पर तुमने उसे छोड़ा था वहीं ढूंढने चलते हैं। साहूकार के बेटे की भी समझ में ये बात आ जाती है और वह उसके साथ उसी स्थान पर उसे ढूंढने के लिए आ जाता है। वहीं उसका महल बना हुआ था और वह रोज बैठकर वहाँ प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि मेरा पति और उसका मित्र आ रहे हैं तो वह बड़ी खुश हुई और उसने महल के नौकरों को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। वे दोनों वहाँ आ जाते हैं और उसकी पूरी बात सुनते हैं। तब वह ब्राह्मण का बेटा कहता है कि भाभी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अब आप हमारे साथ चलिए, इसने गुस्से में आकर आपको ऐसे कटु वचन बोल दिए थे। तब वह कहती है कि ठीक है, पर इससे पहले राजकुंवर के पास जाना होगा, उनको अपनी पूरी बात बतानी होगी। तब वे तीनों मिलकर वहाँ आते हैं
और राजकुमार को पूरी बात बताते हैं। तो राजकुमार भी उसको खुशी खुशी विदा कर देता है और वह वहाँ से अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो हे राजा विक्रमादित्य, ये थी आज की कहानी। अब आप हमें ये बताइए कि क्या उनमें से वह राजकुमार भलमानस था जिसने उसको प्राप्त होने के बाद भी छोड़ दिया, या वह साहूकार का बेटा भलमानस था जो कि उसको रास्ते में छोड़कर वापस फिर लेने आया था। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि भाई वो ही ज़्यादा भलमानस था। अपनी पत्नी है, यदि गुस्से में आकर छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा उसको लेने तो आ गया। यह सुनकर चौबोली को बड़ा गुस्सा आया, ना चाहते हुए भी वह बोल पड़ी। उसने कहा, सबसे ज़्यादा भलमानस तो वह साहूकार की बेटी थी जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने ही पति के साथ आई। वह चाहती तो राजमहल में रानी बनकर ठाठ से रह सकती थी। आप कैसे राजा हैं जो इस तरह का न्याय कर रहे हैं। विक्रमादित्य यह सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अब आप बोल पड़ी हैं, इसलिए अब आपका इस प्रहर की प्रतिज्ञा भी खत्म हो गई है। तो ढोली से कहता है कि ढोली ढोल बजाओ, ढोल में डंका मारो, क्योंकि चौबोली ने बोला बोल बजा रे ढोली ढोल। इस तरह चौबोली सुनकर फिर चुप हो जाती है कि ये मुझसे क्या हुआ। तब एक प्रहर और बजता है और वह कहती है कि ठीक है, इस प्रहर की और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आप चाहे कुछ भी कर लें। यह सुनकर विक्रमादित्य हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप बिल्कुल मत बोलना और मैं प्रयत्न करूँगा कि आप बोलो, लेकिन अगर इस प्रहर आप बोल पड़ी तो आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। चौबोली ने कहा कि ठीक है, इस बार मैं पूरी सतर्क रहूँगी और आपके साथ बिल्कुल नहीं बात करूँगी। तभी राजा कहता है कि भाई अभी तक तो किसी तरह रात कट गई, पर रात का अंतिम प्रहर अभी बाकी है। तो हे खिड़की, तुम ही बताओ, कोई कहानी सुनाओ। खिड़की में उसका एक और वीर छिपा हुआ था। तब खिड़की कहती है कि महाराज ठीक है, मैं हुंगारा भरती हूँ, आप मेरे से भी एक छोटी सी कथा सुनिए, हो सकता है यहाँ कुछ न्याय की बात हो। 4 दोस्त थे, एक हाथी, एक सुनार, एक दर्जी और एक ब्राह्मण। ये चारों दोस्त किसी काम की तलाश में अपने गांव से निकलते हैं और कहते हैं कि चलो कहीं बाहर जाकर कोई व्यापार अपनी अपनी विद्या के अनुसार मन लगाकर करेंगे। चारों के चारों दिन भर चलते चलते एक शहर के करीब पहुंच जाते हैं। जब रात हो जाती है तो वहाँ एक सराय में रुक जाते हैं। तब वह चारों कहते हैं कि भाई हमारे पास जो भी कुछ है थोड़ा थोड़ा धन है, ऐसा ना हो कि हमारे सो जाने पर यह धन कोई चोर चुरा ले, इसलिए 3 लोग सोएंगे और एक जगेगा। इस तरह से चारों प्रहर में एक एक व्यक्ति जग कर पहरा देगा। तब सभी ने हामी भर ली। इस तरह से 3 लोग सो जाते हैं और खाती पहरा देता है। जब वह पहरे के लिए बैठता है तो उसको नींद आने लगती है, तो वह अपनी विद्या का इस्तेमाल करता है। वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसको छील काट कर वह एक सुंदर पुतली के रूप में तैयार कर देता है। वह पुतली इतनी सुंदर थी कि वह सजीव लग रही थी। उसके नाक आँख कान इतने सुंदर राजकुमारी की तरह बना दिए थे। तभी उसका प्रहर खत्म हो जाता है और उसके बाद दर्जी का बेटा बैठता है। दर्जी ने जब उस पुतली को देखा तो उसको देखकर वह बहुत सुंदर लगी। उसने झटपट अपना कपड़ा सुई धागा निकाला और उस पुतली के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तैयार किए और उस प्रहर को खत्म होने से पहले उसको सुंदर वस्त्रों से पहनाकर और भी सुंदर बना दिया। फिर उसका भी नंबर खत्म हो जाता है। अब तीसरा सुनार का बेटा जगता है। वह आकर बैठता है तो देखता है एक सुंदर पुतली रखी हुई है और उसने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र भी पहने हुए हैं। तभी यह देखकर उसको अपनी कला का ध्यान आता है। वह झटपट से उसके लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनाता है और अपने हाथों से उन्हें पहनाता है। अब तो वह और भी सजीव सुंदर लगने लगी थी। धीरे धीरे उसका प्रहर भी खत्म हो जाता है और फिर ब्राह्मण का बेटा सबसे आखिर में
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करके आकर बैठ जाता है, पहरा देने लगता है। तभी उसकी नज़र उस पुतली पर पड़ती है जो देखने में बहुत सजीव सुंदर लग रही थी। उसको देखकर उससे भी नहीं रुका जाता और अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उसमें प्राण फूंक देता है। अब तो वह सजीव सुंदर राजकुमारी सी आकर बैठ जाती है। तभी वह दिन निकल आने के कारण तीनों लोग भी उठकर आ जाते हैं और देखते हैं कि वह तो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो चुकी थी। अब तो चारों में आपस में झगड़ा होने लगा। हाथी कहने लगा इसकी पुतली मैंने बनाई, दर्जी कहने लगा इसके कपड़े मैंने सिले, सुनार कहने लगा इसको आभूषण मैंने पहनाए और ब्राह्मण कहने लगा इसको सजीव मैंने किया, इसलिए यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। तो हे राजन, अब आप ये बताइए कि उनमें से वह किसकी पत्नी होगी? तब राजन ने कहा कि जिसने उसमें प्राण फूके हैं वही उसी की पत्नी होगी, और किसकी पत्नी होगी? चाहे सब काम सबने किए हैं, लेकिन वह तो उसी की पत्नी कहलाएगी जिसने उसको जिंदा किया। यह सुनकर मुँह बोली के मुंह से फिर से निकल गया कि अरे अरे राजा, ये कैसा न्याय है, यह आप कैसा न्याय कर रहे हैं? वह उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? वह तो एक तरह से उसके जन्मदाता हुए, क्योंकि उन्होंने ही उसमें प्राण डाले थे, और यदि प्राण डालने वाले माता पिता ना हो तो हमारा शरीर तो एक पुतले के ही समान है, इसलिए वह उसकी पत्नी कदापि नहीं हो सकती। वस्त्र देने वाले की और बनाने वाले की भी नहीं हो सकती। वह तो उस आभूषण पहनाने वाले की पत्नी होनी चाहिए जिसने उसको टीका लगाया, उसको चूड़ियाँ पहनाई, उसको मंगलसूत्र पहनाया, तो वही उसका पति होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। बोला, जो राजकुमारी ने कहा है वही न्याय है, इन्हीं के न्याय को मैं सम्मान देता हूँ। पर हे चौबोली, आपने अपने सभी पैरों में ना बोलने की प्रतिज्ञा को खत्म किया है, इसलिए आपको अब मुझसे विवाह करना पड़ेगा। यह सुनकर चौबोली बहुत खुश हुई और बोली, आपके सिवा मुझे और कोई जीत ही नहीं सकता था, इसलिए अब मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करती हूँ और आपको अपने पति रूप में वरण करती हूँ। यह कहकर उसने राजा विक्रमादित्य के साथ अपना विवाह संपन्न किया। तो इस तरह से भक्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी कथाएं और कहानियाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मेरे चैनल पर जाकर और नई नई कहानियाँ अवश्य देखें।